हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। तो देखिए फ्रेंड्स, एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बिहार की मिट्टी बीपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए या फिर कोई भी बिहार के एग्ज़ाम हो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग बुक से बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए एक शॉर्ट नोट्स क्रिएट किया, जहाँ से अगर आप इस नोट्स को पढ़ लेंगे तो मतलब आपका मोस्टली जो क्वेश्चंस होगा आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है, तो अगर आपने बुक को पढ़ा है या फिर कई और सोर्स से पढ़ा है तो आप इस वीडियो के थ्रू अपना बिहार की मिट्टी को रिविजन्स कर सकते हैं, क्विक रिविजन्स कह सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और बहुत ही कम समय में आप बिहार की मिट्टी को जानिए कि इस यहाँ से किस तरह के प्रश्न पूछ जाते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको जाननी है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और एंड में मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस भी शेयर करूंगा ताकि आपको पता चले कि कहाँ किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पहले भी पूछे गए हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और ज़्यादा डीपली हम बात नहीं करने वाले हैं, बहुत ही शॉर्ट में कवर करेंगे ताकि आपका मोस्टली क्वेश्चंस कवर हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बिहार की मिट्टी जो होता है वो भूपृष्ठ की सबसे ऊपरी सतह है, जिसका निर्माण भूपृष्ठ की मूल चट्टानों के टूटने फूटने, चूर होने तथा उसमें भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तन से होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो 3 पॉइंट्स आप ध्यान सकते हैं कि मिट्टी की उत्पादकता जो होती है उसकी भौतिक गुणों के कारण होती है। ये ध्यान रखिएगा, भौतिक गुणों के कारण होती है। और एक होता है कि अगर पूछा है कि जिस मिट्टी में चूना का अंश ज़्यादा होता है उसको क्या कहते हैं, उसे पेडुकल्स कहा जाता है, पेडुकल्स। और लोहे तथा एल्युमिनियम का अंश अधिक होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे पेडल्सफर कहते हैं। पेडल्सफर मिट्टी कहा जाता है। मिट्टी का अध्ययन क्या होता है, मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ शॉर्ट पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखना है, कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो मेन पॉइंट हमारा ये है, जैसे कि देखिए बिहार सरकार के कृषि अनुसंधान विभाग ने बिहार की मिट्टियों को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा है, 3 मुख्य वर्गों में बांटा है। और वो 3 वर्ग कौन कौन से, तो उत्तरी बिहार के मैदान की जो मिट्टी है, दक्षिणी बिहार के मैदान की मिट्टी और तीसरा जो है वो कह सकते हैं दक्षिणी पठार की मिट्टी। अब यहाँ पे आप सोच रहे हो कि उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार क्या है, तो देखिए गंगा, हम मेनली मानते हैं कि गंगा जो हमारी गुजरती है बिहार से वो बीचों बीच से होकर गुजरती है, ऐसे माना जाता है। तो जब बीचों बीच से होकर के गुजरती है तो वो हम क्या करते हैं, देखिए छोटा सा एक मैप बनाने की कोशिश करता हूँ बिहार का। तो अगर हम इस तरह से देखें तो गंगा इस तरह से जब गुजरती है तो ये आपका उत्तर भाग कहलाता है और ये आपका दक्षिण भाग कहलाता है। बस हम इसी को ध्यान में रखते हैं कि उत्तरी गंगा का मैदान और ये आपका दक्षिणी गंगा का मैदान, या फिर उत्तरी बिहार का मैदान कहते हैं या फिर दक्षिणी गंगा का मैदान कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि जब हम उत्तर की बात करेंगे तो ये आपका ऊपर वाला साइड, और जब हम दक्षिण की बात करेंगे तो ये आपका नीचे वाला साइड, यानी कि गंगा के नीचे वाला साइड। राइट, तो यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग पहले पॉइंट्स, यानी उत्तरी बिहार की मैदानी जो मिट्टियाँ हैं उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हमें देखना है, कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे उत्तरी बिहार की मैदानी मिट्टी कहने का मतलब ये कि गंगा का उत्तरी मैदान। ठीक है, गंगा का उत्तरी मैदान। अब इसमें देखिए क्या है, इस मैदान में मुख्यतः अपोड या फिर जलोढ़ मिट्टी, देखिए जलोढ़ मिट्टी का ही एक और नाम होता है अपोड मिट्टी। ठीक है, अपोड मिट्टी का विस्तार होता है कहाँ पर, तो उत्तरी बिहार के मैदानी क्षेत्र में, उत्तरी बिहार के मैदानी क्षेत्र में अपोड या फिर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार होता है। और इसका निर्माण किस तरह से होता है, यानी कि इस जो जलोढ़ मिट्टी है इसका निर्माण किस तरह से होता है, तो प्रवाहित होने वाली, इस क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं उनके निक्षेपण से हुआ है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए जो उत्तर बिहार की मैदानी नदियाँ हैं इसको अलग अलग भागों में बांटा गया, इनके यानी कि उपवर्ग होता है। अब वो कौन कौन से, जैसे इसके अंतर्गत आता है पर्वत पादीय मिट्टियाँ, तराई मिट्टी होता है, बाल सुंदरी मिट्टी जिसको भांगर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, और एक होता है आपका इसके अंतर्गत खादर या फिर नवीन जलोढ़ मिट्टी। यानी कि देखिए पुरानी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी को 2 भागों में बांटा जाता है, पुरानी मिट्टी और एक नई मिट्टी। तो पुरानी मिट्टी को हम लोग भांगर कहते हैं और जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसे हम लोग खादर के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले इसी के अंतर्गत हम लोग चारों चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहला पॉइंट्स आपके क्या है, पहला पॉइंट्स ये कि उप हिमालय की पर्वतपदीय मिट्टी। तो सबसे पहले पॉइंट्स आप ये ध्यान रखिएगा कि पश्चिमी चंपारण के उत्तरी पश्चिमी जो भाग है, पश्चिमी चंपारण का उत्तरी पश्चिमी भाग, यानी अगर हम इस तरह से देखें, जैसे कि हमारा अगर बिहार का हम इस तरह से ड्रॉ करें तो यहाँ पे जो सबसे ऊपर वाला कोना वाला जो होगा, ठीक है, यानी कि उत्तर का पश्चिमी, सबसे पश्चिमोत्तर जो हिस्सा होगा उसमें हम कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा भी गया होगा, क्या कह रहा है कि पश्चिमोत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में मिलता है, पश्चिमोत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में। ठीक है, जो सबसे ऊपर वाला कोना वाला भाग है उसको, और ये रंग गहरा भूरा या फिर पीला होता है। तो यहाँ पे सिंपल सी भाषा में लिखा गया कि पश्चिमी चंपारण के उत्तर पश्चिमी भाग के अंतर्गत आता है ये मिट्टी। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट है कि तराई मिट्टी।
तराई मिट्टी क्या कहते हैं? तराई मिट्टी जो होता है नेपाल के साथ सटा हुआ जो हिस्सा होता है उसको कहा जाता है। यानी कि अगर हम थोड़ा सा मैप देखना चाहें तो इस तरह से देखिए, अगर बिहार के कुछ इस तरह से ड्रॉ करें तो ये आपका जो हिस्सा है, ये हिस्सा यानी कि एकदम ऊपर वाला सटा हुआ हिस्सा, उसी को कहा जाता है तराई का क्षेत्र, ठीक है, जो कि पश्चिमी चंपारण से लेकर के किशनगंज तक ये फैला हुआ है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं क्या है, क्या कह रहे हैं। तराई क्षेत्र में उत्तरी सीमा के सहारे, तराई क्षेत्र में उत्तरी सीमा के सहारे पश्चिमी चंपारण से लेकर के किशनगंज तक 3 से लेकर के 8 किलोमीटर, ये थोड़ा सा चेंज होता रहता है, 5 से 7 किलोमीटर कहीं देता है, 3 से 8 देता है, मतलब ये थोड़ा सा बदल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उससे चौड़ी पट्टी के रूप में विस्तृत है, ठीक है। कहाँ से कहाँ कह रहा है? पश्चिमी चंपारण से लेकर के किशनगंज तक। यही सब पॉइंट्स आपको याद रखना है। डायरेक्ट पूछा जा कि तराई मिट्टी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक होता है, तो आपको ऑप्शंस में इसी तरह से रहेगा, आपको छांटना होगा वहाँ से कि पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज तक तराई मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें जो है कि पर्याप्त नमी और पर्याप्त मात्रा में चूना होता है, पर्याप्त नमी और पर्याप्त मात्रा में चूना होता है। और ये जो मिट्टी होती है वो गन्ना, धान और पटसन के लिए अनुकूल मानी जाती है, ठीक है। धान, गन्ना और पटसन के लिए अनुकूल मानी जाती है। अब उसके बाद आता है देखिए बलसुंदरी, जिसको हम लोग भांगर या फिर पुरानी जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम वीवीआई है। ये हो गया, बलथर मिट्टी हो गया, ये सभी बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना, तो इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए अब क्या है कि बलसुंदरी तराई मिट्टी के भी दक्षिण का हिस्सा, जैसे कि हमने ऊपर वाला जो छोर देखा, यहाँ का छोर आपका क्या है, यहाँ जो कोने वाला जो छोर था वो आपका पर्वत पदीय मिट्टी के अंतर्गत आता है। अब लेकिन यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो सटा हुआ भाग है, सटा हुआ कितना बताया गया था आपको, 3 से लेकर के 8 किलोमीटर के अंतर्गत जो ही यहाँ पे क्षेत्र है, पश्चिमी चंपारण से लेकर के किशनगंज तक, उसको हम लोग तराई मिट्टी के नाम से जानेंगे। लेकिन अब इसके बाद का जो हिस्सा होगा, इस तरह से कुछ हिस्सा, इस तरह के कुछ हिस्सा, यानी कि हम लोग जो देख रहे हैं अभी गंगा का मैदान कुछ इस तरह से समझिए, गंगा की नदी इस तरह जा रहा है, लेकिन अभी जो ये हिस्सा बचा हुआ है, इस हिस्से को हम लोग क्या कहेंगे, तराई मिट्टी के दक्षिण में भांगर मिट्टी का विस्तार है, जिसका सर्वाधिक विस्तार जो है वो पूर्णिया और सहरसा जिले में होता है। सर्वाधिक विस्तार पूर्णिया और सहरसा में। लेकिन इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं वो आपको ध्यान रखना है। तो चलिए मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखा है। क्या कह रहा है कि बलसुंदरी, जिसको भांगर मिट्टी या फिर पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो इसका विस्तार पूर्णिया के दक्षिणी भाग, यही ऑप्शंस में भी आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। यही जो 4 आप देख रहे हैं, जैसे कि पूर्णिया का दक्षिणी भाग, दरभंगा, सहरसा, मुजफ्फरपुर, सारण और चंपारण, ये जो आप जिले का नाम देख रहे हैं, यही जिला डायरेक्ट आपको ऑप्शंस में दिखने को मिलेगा कि बालसुंदरी के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं, या फिर बालसुंदरी का जो विस्तार है वो किन जिलों में देखने को मिलता है। तो ये जिले आप नाम याद रखिएगा। वैसे आपको याद थोड़ा सा दिक्कत होगा याद करने में, हमें तो याद हो गया तो अगर आपको ध्यान रखना है तो आप एक बार क्या करो कि मैप खोल करके आप जिलों के नामों को देख लीजिए, कौन से जिले कहाँ पर है, वो डायरेक्ट आपको याद हो जाएगा, बहुत जल्दी याद हो जाएगा, एकदम क्विकली। तो एक बार आप ट्राई करना। फिलहाल यहाँ पे तो मैं मैप नहीं बना सकता था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं किया, लेकिन जब हम क्लास लेंगे तो फिलहाल हम वहाँ पे करेंगे। फिलहाल आप यहाँ पे समझिए, क्योंकि क्विक रीज़न है तो आपको समझना है और एग्जाम्स में स्कोर करना है, ठीक है ना। तो देखिए कहने का मतलब क्या है कि बलसुंदरी जो भांगर मिट्टी है वो पूर्णिया के दक्षिणी भाग, दरभंगा, सहरसा, मुजफ्फरपुर, सारण और चंपारण देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखिए कुछ और भी पॉइंट्स हैं, जैसे कि सिंचाई के लिए अधिक आवश्यकता पड़ती है, इस मिट्टी को सिंचाई की अधिक आवश्यकता पड़ती है, और ये क्षारीय प्रकृति का होता है, और इसकी जो उर्वरता होता है वो निम्न श्रेणी का, उर्वरता इसमें कुछ खास नहीं है, निम्न श्रेणी का है। अब बात करते हैं, जैसे इसमें आपका आता है चौथा पॉइंट्स, जो कि खादर या फिर नवीन जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, खादर या फिर नवीन जलोढ़ मिट्टी। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि खादर किसे कहते हैं और बांगर किसे कहते हैं। खादर जो होता है वो आपका नवीन जलोढ़ मिट्टी को होता है, और बांगर जो होता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या है कि सर्वाधिक जो विस्तार होता है ये भी आपका पूर्णिया और सहरसा के क्षेत्रों में ही देखने को मिलता है, नवीन जलोढ़ मिट्टी, और समानतः इसमें चूना रहित और क्षार रहित होता है। उसकी उर्वरक क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी उसके तुलना में, बलसुंदरी के तुलना में ये काफ़ी ज़्यादा जो कि अच्छा उर्वरक शक्ति होती है। धान की खेती के लिए सबसे अनुकूल मानी जाती है, धान की खेती के लिए सबसे अनुकूल मानी जाती है आपका खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि बिहार में सर्वाधिक मिट्टी का जो है वो किसका मतलब है, सर्वाधिक मिट्टी किस क्षेत्र का है, किस क्षेत्र का मतलब कहने का मतलब कि सर्वाधिक विस्तार किस मिट्टी का है, तो आप कछारी मिट्टी कहेंगे या फिर जलोढ़ मिट्टी, मतलब दोनों वही है, कछारी मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी, राइट। अब यहाँ पे देखिए किसका निर्माण किस तरह से होता है, बाढ़ के मैदान में हुआ है, बाढ़ के मैदान में हुआ है। तो बहुत ही शॉर्ट हम तरीके से कवर कर लेंगे, जबकि एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन मिले तो आप ईजिली कर पाओ, ज़्यादा कुछ दिक्कत ही ना हो। चलो मैं आपको दिखाऊंगा अभी क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड पॉइंट क्या है कि दक्षिणी बिहार के मैदानी मिट्टियाँ, वो तो हमने कवर कर लिया, उत्तरी बिहार की मैदानी मिट्टियाँ। अब दक्षिणी का मतलब
दक्षिणी का मतलब कि गंगा के दक्षिणी जो मैदान है उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये अगर देखिए गंगा अगर इस तरह से जा रहा है तो ये आपका उत्तर, तो ये आपका दक्षिण। अब हम बात करेंगे इस तरह इधर की मिट्टियों के बारे में। ऊपर की मिट्टियों के बारे में हमने बात कर लिया, जिसमें अंतर्गत आपका आता है पर्वतपदीय, यहाँ पे आता है पर्वतपदीय। और तराई मिट्टी की बात करें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3 से लेकर के 8 किलोमीटर तक चौड़ी क्षेत्र या फिर 5 से 7 किलोमीटर देता है, तो ये हो गया। उसके बाद आता है हमारा बलसुंदरी, तो बलसुंदरी जो क्षेत्र होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक के इस क्षेत्रों को कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो आता है खादर और नवीन जलोढ़ मिट्टी, तो खादर और नवीन जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर इस तरह से होता है। तो ये आपका हो गया कवर। अब हम बात करेंगे आपका नीचे वाले क्षेत्रों को यहाँ पे। चलिए उसके बाद हम देखते हैं, तो पहला पॉइंट इसमें क्या लिखा गया, छोटा नागपुर के पठार एवं गंगा के मैदान के बीच जलोढ़ मिट्टी है, जिसका निर्माण सोन, पुनपुन, फल्गु इत्यादि नदियों के द्वारा हुआ है, ठीक है। ये तो आपको क्लियर हो गया। अब उसके बाद आता है इसमें कौन कौन सी मिट्टी, तो जैसे टाल की मिट्टी। टाल की मिट्टी गंगा के दक्षिणी तट पर 8 से लेकर के 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में फैली हुई है, ये आपका टाल की मिट्टी। इसके क्षेत्र की बात करें तो बक्सर, पटना, मुंगेर, भागलपुर जिलों में देखने को मिलता है। तो इन जिलों के नाम याद रख लीजिएगा, तो आपको ज़्यादा ऑप्शंस छांटने में आसानी होगा, क्योंकि बहुत ईजिली आप कर पाओगे कि हाँ बक्सर था, पटना, मुंगेर, भागलपुर जिला इसके अंतर्गत आता है टाल मिट्टी के अंतर्गत। और इसमें सबसे खास बात यह है कि इसमें खरीफ फसल नहीं होता है, रबी फसल के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इसकी उर्वरक क्षमता उच्च कोटि की होती है, उर्वरक क्षमता उच्च कोटि की होती है। अब देखिए एक और आता है इसमें पुरानी जलोढ़, या फिर इसको हम कहते हैं करेल केवाल मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी या फिर इसको हम कहते हैं करेल केवाल मिट्टी, यानी दक्षिणी बिहार के मैदान की जो करेल केवाल मिट्टी है उसे हम लोग पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहेंगे या फिर करेल केवाल मिट्टी के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसका विस्तार देखिए कहाँ से, गंगा के दक्षिणी मैदानी भाग में रोहतास से लेकर के गया, औरंगाबाद, पटना, नालंदा, जहानाबाद, मुंगेर और भागलपुर। तो ये जिले आप याद रखिएगा, ये जिले किसके अंतर्गत आते हैं, पुरानी जलोढ़ या फिर कह सकते हैं करेल केवाल। ये डायरेक्ट ही देता है करेल केवाल मिट्टी के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं, तो रोहतास से लेकर के, यानी कि जो नीचे का आप क्षेत्र देखेंगे उसमें जब आप मैप में देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो रोहतास से लेकर के गया, औरंगाबाद, पटना, नालंदा, जहानाबाद, मुंगेर और भागलपुर इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसकी जो क्षमता होती है उच्च उर्वरक क्षमता होती है। तो चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका बलथर मिट्टी, बहुत बार पूछा जाता है बलसुंदरी और बलथर, ये बहुत पूछा जाता है और इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन्स भी होता है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो बलसुंदरी है वो आपका बलसुंदरी जो है वो उत्तरी गंगा के मैदान में देखने को मिलता है, यानी कि गंगा के उत्तरी मैदान वाली मिट्टी है, जबकि बलथर जो होता है वो गंगा के दक्षिणी मैदान वाली मिट्टी है। तो ये सबसे पहले आपको कन्फ्यूजन्स नहीं करना, याद रखना है। बिहार के मैदानी भाग में गंगा के मैदान की दक्षिणी सीमा पर जहाँ छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा आरंभ होता है, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें देखिए क्या, इसका जो विस्तार है वो पश्चिम में कैमूर श्रेणी के निकट से पूर्व में राजमहल झारखंड की उच्च भूमि तक इसकी जो 8 से 15 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। तो इसमें आपका आता है कैमूर श्रेणी से लेकर के पूर्व में, यानी कि पश्चिम में कैमूर श्रेणी से लेकर के पूर्व में आपका राजमहल झारखंड की उच्च भूमि तक ये फैला हुआ है। तो बस ज़्यादातर इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें जिला नहीं पूछा जाता, ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि बलथर मिट्टी का विस्तार कहाँ पे है, तो गंगा के दक्षिणी मैदान में, ये कहेंगे गंगा मैदान के दक्षिणी सीमा पर इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रेत और कंकड़ की बहुलता होने के कारण अधिक देर तक पानी इसमें नहीं ठहरता है, इसकी उर्वरक क्षमता जो कि कम होती है, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं हम लोग अगला पॉइंट्स जो कि कछारी या फिर कगारी मिट्टी। दक्षिणी बिहार की नदियों गंगा के दक्षिणी तट पर सोन, फल्गु और ख्यूल नदी के किनारे एक संकीर्ण पट्टी में पाई जाने वाली मिट्टी को कगारी या फिर कछारी मिट्टी के नाम से जानते हैं। मोटी कॉप वाली जो चूना होता है इसमें प्रधान मिट्टी होती है। तो ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो चलिए हम बात करते हैं अब लास्ट जो पॉइंट हमारा जो तीसरे मिट्टी के बांटा गया, तो वो क्या है, दक्षिणी पठार की मिट्टी है, ठीक है, दक्षिणी पठार की मिट्टी। अब यहाँ पे समझिए, दक्षिणी पठार की मिट्टी के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं कि दक्षिणी बिहार के संकीर्ण पठारी भागों में अवशिष्ट मिट्टियाँ मिलती हैं, जिनका रंग मुख्य रूप से लाल और पीला होता है, इसके अंतर्गत देखिए 2 मिट्टियों के भागों में बांटा गया। पहला आपका लाल बलुई मिट्टी, तो इसमें क्या है कि पठारी मिट्टी होती है, यह पठारी मिट्टी होती है जो रोहतास और कैमूर, ये डायरेक्ट आपको याद रखना है। जो लाल बलुई मिट्टी होती है वो कहाँ पर, किन जिलों में, रोहतास और कैमूर, ये 2 जिले आपको नाम अच्छे से याद रखना है। इन दोनों के पठारी भाग में देखने को मिलता है।
बालू की मात्रा अधिक होती है, नाम से ही क्लियर है, बलुई मिट्टी यानी बालू की मात्रा ज़्यादा होगा। उर्वरक जो शक्ति होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है और मोटे अनाज उगाए जाते हैं। यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है। ये आपका हो गया लाल बलुई मिट्टी के अंतर्गत। अब बात करते हैं लाल और पीली मिट्टी। लाल और पीली मिट्टी तो बिहार के जमुई, मुंगेर, बांका और औरंगाबाद जिले के पठारी हिस्सों में देखने को मिलता है लाल और पीली मिट्टी। और इसका जो निर्माण हुआ है अग्नेय रूपांतरित चट्टानों के विघटन से हुआ है। अग्नेय रूपांतरित चट्टानों के विघटन से हुआ है। लौह तत्व की प्रधानता के कारण इसका रंग जो कि लाल होता है। ये तो क्लियर हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, शॉर्ट पॉइंट्स में हमने कवर कर लिया कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कौन कौन सी मिट्टी होती है। जैसे अगर आपसे डायरेक्ट पूछे कि बताइए कि बलथर मिट्टी किस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, तो बलथर मिट्टी जो होता है गंगा मैदान के दक्षिणी सीमा पर देखने को मिलता है। ठीक है, जहां हम कह सकते हैं छोटा नागपुर पठार के इस पठारी हिस्से से ये आरंभ होता है। और पश्चिम में इसकी अगर हम बात करें, इसका जो विस्तार है वो पश्चिम में कैमूर श्रेणी के निकट से लेकर के पूर्व में राजमहल पहाड़ी के तक इसकी भूमि को फैला हुआ है। अगर उसी तरह से आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए कि बलसुंदरी जो मिट्टी है वो किस क्षेत्र में देखने को मिलता है, तो बलसुंदरी आपका क्या होता है, गंगा के जो कि उत्तरी भागों में मिलता है, या फिर हम इस तरह से कहेंगे कि तराई मिट्टी के दक्षिणी हिस्सों में देखने को मिलता है। तराई मिट्टी के दक्षिणी में भांगर मिट्टी का विस्तार, ये आपको देखने को भांगर मिट्टी या फिर बलसुंदरी मिट्टी कहते हैं। सर्वाधिक विस्तार पूर्णिया और सहरसा में, लेकिन अगर हम क्षेत्र की बात करें काफ़ी अच्छी तरीके से, तो इसका विस्तार पूर्णिया के दक्षिणी भाग में, दरभंगा, सहरसा, मुजफ्फरपुर, सारण और चंपारण में देखने को मिलता है। तो मैंने आपको क्या बताया, इन जिलों के नाम को अच्छे से याद रखिएगा, यही जिले आपको डायरेक्ट ऑप्शंस में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखिए फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं वन लाइनर फॉर्म में मैंने क्वेश्चंस लगा रखा है। एग्जाम्स में आपको हूबहू यही क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकता है, तो इसलिए इस कुछ क्वेश्चंस को जो यहाँ पे दिया गया, इन क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो चलिए, बिहार में लेटराइट मिट्टी किस भाग में देखने को मिलता है, तो बिहार में जो लेटराइट मिट्टी है वो किस भाग में, छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भागों में देखने को मिलता है। छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भागों में देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछे कि किस भाग में अपोड मिट्टी या फिर इसको हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं कि प्रधानता है, तो जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता हमने कहाँ देखा था, गंगा के उत्तरी मैदान में। गंगा के उत्तरी मैदान में अपोड या फिर जलोढ़ मिट्टी का प्रावधान होता है। बिहार के किस जिले में किसी क्षेत्र की मिट्टी जो कि चमकती हुई लगती है, यानी कि किसी क्षेत्र की मिट्टी चमकती हुई लगती है, तो ये आपका नवादा जो जिला है उसमें जो मिट्टियाँ होती हैं वो आपको चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन याद रखना है। करेल कैवाल मिट्टी पाई जाती है। करेल कैवाल मिट्टी को हमने कहाँ देखा था, तो करेल कैवाल मिट्टी हमने ये देखा था कि इसका जो विस्तार है वो गंगा के दक्षिणी मैदानी भाग में मिलता है, यानी कि बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में। और अगर इसके अंतर्गत जिला आपसे पूछा जाए तो रोहतास से लेकर के गया, औरंगाबाद, पटना, नालंदा, जहानाबाद, मुंगेर, भागलपुर, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं करेल कैवाल मिट्टी के अंतर्गत। ठीक है, अब उसके बाद है कि बिहार में जो बांगर मिट्टी है, बांगर मिट्टी मिलती है, तो बांगर मिट्टी हम किसे कहते हैं, बांगर मिट्टी जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है वो, और ये मिलती कहाँ पर है, तो इसको हम लोग बलसुंदरी के नाम से भी जानते हैं। और बलसुंदरी कहने का मतलब आपसे क्लियर हो गया होगा, जिसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है, पूर्णिया और सहरसा, तो पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर आदि क्षेत्र में दिखने को मिलता है। ठीक है, तो बस इसमें से जो जिले मैंने आपको बताया उन जिलों के नामों को याद रखेगा तो ऑप्शंस में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। उसके बाद क्या है कि बिहार में बलसुंदरी जो मृदा है उसका विस्तार कहाँ पे, तो मैंने क्या क्या बताया था, उसमें बताया था कि पूर्णिया के दक्षिणी भाग में मिलता है, यानी पूर्णिया का हिस्सा हो गया। दरभंगा हो गया, तो देखिए सहरसा यहाँ पे, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण, चंपारण, ये सभी आपको बताया गया था, तो ये सभी इसमें अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है, नेक्स्ट पॉइंट है कि रोहतास एवं कैमूर के पठारी भाग में विस्तृत मृदा। देखिए पठारी भाग का मतलब क्या है, हमने देखा था कि तीसरी जो मिट्टी है वो क्या होती है, पहला आपका मिट्टी उत्तरी बिहार के मैदानी मिट्टियाँ, दक्षिणी होता है दक्षिणी बिहार के मैदानी मिट्टियाँ, और तीसरा हमने देखा था दक्षिणी पठार की मिट्टियाँ। तो दक्षिणी पठार की मिट्टियों के अंतर्गत हमने देखा था कि लाल बलुई जो मिट्टी है वो डायरेक्ट आपका रोहतास और कैमूर, मैंने बताया था कि दोनों जिलों के नाम याद रखिएगा, तो ये लाल बलुई मिट्टी इन दोनों जिलों के पठारी भागों में देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद आता है क्या, बिहार में बलथर मिट्टी, तो बलथर मिट्टी दक्षिणी गंगा के मैदान में देखने को मिलता है, तो ये याद रखिएगा दक्षिणी गंगा के मैदान में। उसके बाद आता है बिहार में भावर के मैदान क्षेत्र, भावर के मैदान क्षेत्र, तो भावर के मैदान क्षेत्र हम उसे कहते हैं चंपारण के जो उत्तरी पश्चिमी भाग होता है, जैसे सोमेश्वर की पहाड़ी जो पूरे कोने वाले छोर पे, उसको कहते हैं भावर के मैदान का क्षेत्र। ठीक है, भांगर अलग चीज़ हो गया, भावर का मैदान क्षेत्र अलग हो गया, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। बिहार में पर्वत पदीय मृदा का विस्तार इन्हीं क्षेत्रों में यानी कि भावर क्षेत्र में ही देखने को मिलता है।
ठीक है। जो ऊपर आपको बताया गया था पश्चिमी चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग में, वही होता है आपका इसमें, इसके अंतर्गत। अब उसके बाद है कि भांगर जो मृदा है इसका सर्वाधिक विस्तार क्या है। अब यहाँ पे देखिए भावर का क्षेत्र था और ये भांगर मृदा है। तो भांगर मृदा कहने का मतलब क्या हुआ, बलसुंदरी, ठीक है। तो ये पूर्णिया और सहरसा क्षेत्र में, जो कि कोसी क्षेत्र में, पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में ज़्यादा मिलता है। सभी जिलों के नाम में क्या था, पूर्णिया का दक्षिणी हिस्सा, दरभंगा, सहरसा, मुजफ्फरपुर, सारण, चंपारण, ये सभी याद रखना। बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए और आपको ऐसा ना लगे कि हाँ आपने नहीं पढ़ा है। देखिएगा उसके बाद आप एमसीक्यू खुद लगा करके चेक करिएगा कितना आपको याद हुआ, कितना आपको समझ में आया। एक बार मैप में देख करके जो भी चीज़ें बताई गई है आप उसको एक बार मैप में देख करके जिलों के नाम को समझ लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यार फिलहाल मैं आपको यहाँ पर मैप नहीं दिखा पाऊँगा। चलिए, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। यहाँ पे क्या कह सकते हैं, कछारी मिट्टी। मैंने आपको बताया था ना कि बिहार का अधिकांश जो मिट्टियाँ हैं वो कौन सी है, तो जलोढ़ मृदा या फिर कछारी मिट्टी। वैसे देखिए मैप की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ने वाली है, मिट्टी के अंतर्गत आपको पढ़ना है। तो बस जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं उसको भी अगर आप समझ लेते हैं, कौन से ज़िले के नाम बताया जा रहा है, बस आपको ज़िला समझ में आना चाहिए, ज़िला कौन सा कहाँ पर होता है, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मैप की ज़रूरत यहाँ पर पड़ने ही नहीं वाली है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है कि पर्वत पदीय मिट्टियाँ। पर्वत पदीय मिट्टियाँ, तो पर्वत पदीय मिट्टियाँ क्या था, ऊपर का सबसे जो कोने वाला क्षेत्र है, उत्तर पश्चिमोत्तर हिस्सा जिसको कहते हैं। तो इसमें क्या है कि सोमेश्वर पहाड़ी के सीमावर्ती वन प्रदेश में मिलती है, बिल्कुल सही है। मिट्टी का रंग गहरा भूरा और पीला होता है, ये भी सही है, ऊपर आपको बताया गया था गहरा भूरा और पीला होता है। इस मिट्टी में आर्द्रता जो कि अधिक पाई जाती है, इस मिट्टी में आर्द्रता अधिक पाई जाती है। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट सही है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसका जो विस्तार है वो किस क्षेत्र में मिलता है, तो भावर के क्षेत्र में, भावर के क्षेत्र में, ऊपर बताया गया था ना कि भावर के क्षेत्र में मिलता है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो कि लास्ट क्वेश्चन है कि करेल कैवाल जो मिट्टी है वो कहाँ में मिलता है, तो बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में देखने को मिलता है, जिसे हम लोग पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। इसका अगर हिस्सा बात करें क्षेत्र यानी कि कौन कौन से जिलों में, तो रोहतास से लेकर के गया, औरंगाबाद, पटना, नालंदा, राजगीर तो मैंने नालंदा में अंतर्गत ही आ गया, जहानाबाद हो गया, मुंगेर हो गया और इसके अंतर्गत भागलपुर भी आता है। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखने, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने पूरी कोशिश की कि आपको बिहार की मिट्टियों से संबंधित कुछ पॉइंट्स आपको कवर करा दिया जाए क्विक रिविजन्स के तौर पे, तो मैंने आपको कवर करा दिया। अब ज़्यादा समय है नहीं कि मैं आपको बोर्ड पे अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट्स को कवर कराऊँ, वैसे हम लोग कभी और करेंगे। तो फिलहाल आशा करते हैं कि आप लोग को ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको फिर भी कोई प्रश्न में डाउट हो तो आप लोग एक बार कमेंट करिएगा, हम कोशिश करेंगे कि इसको और भी अच्छे तरीके से बताने की, ठीक है। अदरवाइज़ आप लोग एक बार खुद से एमसीक्यू लगा करके चेक करिएगा कि क्या आप इस इतना पढ़ने के बाद कर पा रहे हैं कि नहीं, एमसीक्यू कर पा रहे हैं कि नहीं। तो मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तब तक हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।